जिस दिन से एक्सपर्ट होने का ठप्पा लगा था उस दिन से मैंने दो गोल्स अपने लिए सेट किए थे। उनमें से आज एक गोल को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, टारगेट तो बहुत सारे होते हैं ना लाइफ के, और खासतौर पे मॉनेटरी एस्पेक्ट के टारगेट्स तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब मैं पाकिस्तान छोड़ रहा था, जिस टाइम पे बीइंग एन एक्सपर्ट मैं यूएई के अंदर आया था, तो मैंने दो तीन चार मेजर अपने पर्सनल फाइनेंस के गोल्स सेट किए थे। उसके अंदर बेसिकली जो पहला गोल था वो तो मैंने एक और वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने सोचा था कि मैं लाजमी अपना घर बनाऊंगा एज सून एज पॉसिबल। उस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था किस तरह से मैंने अपना घर बनाया था और उसके बाद मुझे कितनी इंडिपेंडेंस फील हुई थी और कितना रिलीफ हुआ था मैं, वो मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। सेकंड जो मैंने सोचा हुआ था, जो मेरा एक्चुअल आज की वीडियो का जो टॉपिक भी है, वो ये कि मैंने अपने आप को सोचा था कि मैं पर्सनली कंप्लीटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। ये मैंने जब इसको प्रैक्टिकली देखा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, या किस तरह कर सकते हैं, तो ये इतनी आसान नहीं है। तो इसके लिए मैं आज आपसे बात करूंगा कि पर्सनल फाइनेंस के अंदर अगर आप सोचते हैं कि मैं बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो बेसिकली पर्सनल फाइनेंस के अंदर मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बीइंग एन एक्सपर्ट चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। उन चार कैटेगरीज को मैं बताता हूं आपको कि क्या कैटेगरीज हैं और उसके अंदर मैं कहां पर मौजूद हूं इस वक्त अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला स्टेप ये होगा कि जो मेरे एक्सपेंसेस पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे मैं पाकिस्तान जाता हूं और वहां एक्सपेंस करता हूं, या मंथली लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो मैं किसी तरह से ऑटोमेट कर दूं और मैं वहां से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं। यानी कि अब मुझे हर महीने का खर्चा पाकिस्तान नहीं भेजना पड़ेगा, या इवन अगर मैं खुद पाकिस्तान जाता हूं तो मुझे जो वहाँ की जो खर्चे हैं जो मेरे जाने से होते हैं या मेरी फैमिली के जाने से होते हैं, वो खर्चे भी मुझको अलग से यहाँ से भेजने नहीं पड़ेंगे। तो ये तो पहला स्टेप हो गया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। सेकंड स्टेप बीइंग एन एक्सपर्ट ये है कि मैं अगर फॉर सम रीजन मेरी जॉब खत्म होती है और मैं पाकिस्तान जाता हूँ, तो मेरा किचन एक्सपेंस चलता रहे पाकिस्तान के अंदर। मुझे ऐसा ना हो कि मुझे इमीडिएटली पाकिस्तान जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ जाए या कोई जॉब करनी पड़ जाए। मैं अपने पेस के ऊपर जो भी मुझे समझ में आता है मैं वो करूं। मैं जल्दी के अंदर कोई गलत डिसीजन ना ले लूं, तो मैं पाकिस्तान वापस जाऊं। तो या लेट से कोई और अगर मुझे इंडियन देख रहा है या कोई और देख रहा है, तो उसके हिसाब से अगर वो वापस जाते हैं अपने मुल्क, तो उनको फॉरन एज सुन एज पॉसिबल कोई पैसों का मसला ना हो और उनका किचन चलता रहे। तीसरा स्टेप ये होता है कि मैं बीइंग एन एक्सपर्ट मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, पाकिस्तान में भी खर्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं उसके बावजूद मेरे सारे खर्चे जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, मैं पूरी सस्टेनेबिलिटी के साथ यहाँ पर भी जो खर्चे कर रहा हूँ वो सारे के सारे बगैर किसी प्रॉब्लम के फंड हो जाएं। यानी कि जो मेरे पास यहाँ के बच्चों के खर्चे हैं, स्कूलिंग के खर्चे हैं, इंश्योरेंस का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, घर के रेंट का खर्चा है, जो भी है वो सारा सस्टेन हो जाए और इवन पाकिस्तान के अंदर भी सब कुछ चलता रहे। ये तीसरा लेवल हो गया। चौथा लेवल ये है कि ये सारी चीज़ें अबव थ्री जो मैंने बोली ये हो जाएं, प्लस ये कि मेरे जो मेन एक्सपेंसेस आने वाले हैं कुछ अरसे बाद, यानी कि बच्चों की पढ़ाई जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, मेन खर्चा होता है आप मेरे ख्याल से जो लाइफ का सबसे मेन खर्चा होता है। अगर तो मेरिट के अंदर एडमिशन नहीं होता बच्चों का, तो जो लाइफ के अंदर सबसे, और जो बीइंग एन एक्सपर्ट आपको पता ही है, हम पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एलिजिबिलिटी बहुत बहुत लो केस, रेयर केस होगा कि अगर आपको एलिजिबिलिटी मिल जाए। एट वर्स्ट तो ये होगा ना कि आपको खुद फाइनेंस करना पड़ेगा उनकी एजुकेशन, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे महंगा खर्चा आने वाला है, जो इन दी एज रेंज ऑफ 40s होते हैं ना जो एक्सपर्ट्स, उनके लिए। तो मेरा जो लास्ट स्टेप होगा बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो ये होगा कि बाकी सारी चीज़ें भी चलती रहें, बाकी सारी चीज़ें सस्टेन हो जाएं, और प्लस ये कि मेरे पास इतना बफर मौजूद हो कि मैं जितने भी खर्चे आने वाले हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कम अज़ कम लेट से 4 years एजुकेशन के अंदर एटलीस्ट 2 years एजुकेशन के मेरे पास एक्सपेंसेस मौजूद हों। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मॉडल होगा कि मेरे पास इसके बाद मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अब जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूंगा। मैं आपको बताता हूँ मैं किस लेवल पे मौजूद हूँ और मैं किस तरह से वो लेवल अचीव किया मैंने। आपको मैं एक और बात बताऊं कि मैं न्यूज़ लेटर निकालता हूँ एवरी वीक, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया उस न्यूज़ लेटर के अंदर, क्योंकि वो मेरा हार्ट टू हार्ट होता है आप लोगों के साथ। तो मैं कभी कभी ऐसी चीज़ें भी बताता हूँ जो शायद मैं वीडियो में ना कह सकूँ। वीडियो में जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैं चार लेवल जो मैंने अपने लिए सेट किए थे कि ये पर्सनल फाइनेंस इंडिपेंडेंस के ये चार लेवल्स हैं, उसके ऊपर मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। तो मैं बेसिकली आपको बताऊँ, मैं अभी नंबर 2 पे मौजूद हूँ। यानी कि इस वक्त जो भी पाकिस्तान के अंदर मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ विद माई इन्वेस्टमेंट्स एंड विद माई पैसिव इनकम।
सेकेंडली जो, अगर फर्ज करें फॉर सम रीज़न मुझे मेरी जॉब ख़त्म होती है या मुझे पाकिस्तान मूव होना पड़ता है, तो कम से कम मेरे किचन एक्सपेंसेस चलना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के, और उनके लिए मुझे कोई इमीडिएट कोई इनकम सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी मेरे पास मौजूद है और मैं उसको भी बियर कर सकूंगा अगर पाकिस्तान वापस जाता हूँ। और उससे पहले मैंने आपको बताया घर तो मौजूद है। तो ये किस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें अचीव की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सपर्ट के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। और इसके लिए कि आप देखिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कोई गुनाह नहीं है। लोग पैसों को एक डीमन समझते हैं, उसको डीमनाइज करते हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि देखें इन्हीं पैसों से आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो आप वो काम कर सकेंगे जिनमें आपको खुशी फील होती है। तो वो अदरवाइज आप जॉब में लगे रहेंगे, 9 to 5 की जॉब करेंगे, उसके अंदर आपका कभी मैनेजर से आपकी नहीं बनेगी, आपका मूड खराब रहेगा। तो अगर आपको पता होगा ना कि यार अब मेरे पास इतनी इंडिपेंडेंस है कि अगर ये जॉब जाती भी है तो कोई मसला नहीं है, मैं इस वक्त वो काम करता हूँ, मैं अपने फैमिली को टाइम देता हूँ, मैं अपने जो भी मुझे रिलीजियसली कोई और टाइम देना है तो मैं उसको देता हूँ, जो भी मुझे करना है वो मैं करूंगा। अनलेस एंड अनटिल आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो आप इस तरह की सोच भी नहीं आ सकती आपके अंदर। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताऊं जैसे कि मैंने किस तरह से अपने जो ये एकदम से नहीं होता। घर वाली तो मैंने आपको बता दिया था किस तरह से मैंने आपको अपना घर बनाया था, लेकिन उस वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं कि मैंने किस तरह से पहले वो सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू मैं अपनी पाकिस्तान की इनकम को मेक श्योर करता हूं कि वो इनकम आती रहे ताकि मेरे पाकिस्तान के एक्सपेंसेस चलते रहें। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया इन द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। ऑल्दो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अभी रिसेंटली आया, लेकिन इससे पहले यूएई के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद था, नेशनल बॉन्ड, मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करता था। मैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता था। मैं इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट करता था। लेकिन इन सारी चीज़ों से बढ़कर जो जिस तरह से मैंने अपने एसेट्स बनाए ना, वो इस तरह बनाया कि बीइंग इन यूएई मैंने हमेशा लोन में रहा हूँ। मैं लोन में इस तरह रहा हूँ कि मैंने घर भी अपना लोन पे बनाया था, और मैं हमेशा 3 साल से ऊपर का लोन नहीं नहीं लेता था। 2 साल से 3 साल का टेन्योर का लोन लेता था। मैं 2 साल का लोन लेता था, उसको कंप्लीट करता था, फिर नेक्स्ट लोन साइकिल में चला जाता था। उसका उससे होता क्या था कि मैं लोन लेकर एक एसेट बिल्टअप कर लेता था। मैं एसेट बिल्टअप करता था, लेट से मैं 3 साल के लिए एक लोन लेकर मैं एक अपार्टमेंट खरीद लेता था। अब मैं वो खरीद कर उसको उसको मैं रेंट पे चढ़ा देता था। तो जो मैंने लोन लिया है उसकी इंस्टॉलमेंट तो ऑफ कोर्स उसका रेंट पूरा नहीं करेगा, उसका फ्रैक्शन होगा वो जो उसका रेंट आ रहा होगा, लेकिन ये मेरी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट होती थी, सेविंग्स होती थी। क्योंकि अदरवाइज शायद मैं मुश्किल होता मेरे लिए कि मैं इस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता। तो मैं लोन लेकर वो इन्वेस्टमेंट करता था और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेरी बन जाती थी। और वो ऐसी इन्वेस्टमेंट करता था, मैं कभी भी प्रॉपर्टी के अंदर इस तरह के, जब मैं लोन लेके काम करूँ ना, मैं कभी भी गैम्बलिंग नहीं करता था। गैम्बलिंग का मतलब ये कि कभी भी मैं फाइल्स के ऊपर नहीं खेलता था। फाइल्स के ऊपर जब खेलें आप, जब आप लोन के बगैर काम कर रहे हो और आपका अपना पैसा हो और वो पैसा डूब जाए तब भी आपको कोई गम ना हो। बहरिया टाउन की एग्जांपल ले लें, उसके अंदर कितनी ज़्यादा गैम्बलिंग हुई है। अब तो खैर फिर भी ऑन पेपर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जिस ज़माने में गैम्बलिंग हुई थी उस ज़माने के लोगों का हशर आपने देखा कि क्या हो गया। तो कभी भी अपने लोन के पैसों पे गैम्बलिंग ना करें। गैम्बलिंग करनी है तो अपने अपने पैसों पे करें आप। तो जैसे मैंने कहा, वो मैं जिस भी एसेट में इन्वेस्ट करता था वो राइट अवे रिटर्न्स मुझे देते थे, मुझे रेंटल रिटर्न्स मिल रहे होते थे राइट अवे, जो मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो और अच्छा, इसके अंदर जो रेंटल रिटर्न प्रॉपर्टीज देती है ना, जो अपार्टमेंट्स की बात करूं, इनकी कैपिटल एप्रिसिएशन उस तरह से नहीं होती है, लेकिन कैश फ्लो बनना शुरू हो जाता है। अब आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल इस तरह मैं देता हूँ कि मैंने एक टाइम पे जो अपार्टमेंट खरीदा वो लेट से 80 लाख रुपए का था। उसी टाइम पे मेरे एक और दोस्त ने 80 लाख, 1 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट बुक कराया, जो कि उनको तकरीबन 2-3 महीने के अंदर मिल गया। वो बुकिंग ऐसी थी कि उनको पूरी पेमेंट करनी थी, लेकिन वो अपार्टमेंट बहुत पहले से बन रहे थे। वो तैयार अपार्टमेंट उन्होंने तकरीबन कोई उसके हैंडओवर से 3 महीने पहले आई थिंक ले लिए थे। उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, मैंने तकरीबन 80 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आज 2 साल बाद मेरे अपार्टमेंट की वैल्यू मैक्सिमम 1 करोड़ है, उनके अपार्टमेंट की वैल्यू 2 करोड़ रुपए हो गई है। और उसका रीजन सिंपली ये है कि वो नए अपार्टमेंट्स थे, वो जैसे ही हैंड ओवर हुए उनकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई और 2 साल के अंदर वो इतनी बढ़ गई कि डबल हो गई। ऑल्दो के अपार्टमेंट्स की प्राइसेस एक टाइम ऐसा आता है जो पीक आउट कर जाती हैं और उसके बाद वो नहीं बढ़ती हैं। उनको रेंट उस टाइम पे कम मिल रहा था, लेकिन अब उनका रेंट भी अच्छा है, बुरा नहीं है, उनका कैश फ्लो भी अच्छा है, उनकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो गई। लेकिन वो उन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया था, क्योंकि उस अपार्टमेंट के बारे में उस जमाने में भी इस तरह की बातें होती थी कि वो लीज नहीं है और उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कभी भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर शायद ना जाऊं अगर मेरे लोन के पैसे हों। मैं चाहूंगा कि मेरा अपार्टमेंट प्रॉपर लीज हो
और प्रॉपर पेपर वर्क के थ्रू मैं जाऊंगा उसके अंदर। ऑल्दो कि उनको कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिली, उनको रेंटल रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मैं आई एम हैप्पी विद वट एवर आई एम हैविंग, क्योंकि थोड़ा बहुत जो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलना था वो मिला मुझको, प्लस ये कि रेंटल रिटर्न तो मिल ही रहा है। इस रेंटल रिटर्न से जो मुझको कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो मुझे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर बेसिकली हेल्प आउट करता है। मैं वंस इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड इन्वेस्टमेंट, इस तरह मैंने प्रॉपर्टीज में की, उसके बाद मुझे पता चल गया कि यार ठीक है, मुझे रिटर्न्स जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, कैपिटल एप्रिसिएशन को इस तरह समझें कि जो पैसे आपके 1 करोड़ रुपए लगा के 1 करोड़ 20 लाख रुपए हुए तो वो कम कैपिटल एप्रिसिएशन हुई, 1 करोड़ लगा के अगर 2 करोड़ बन गए तो वो ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन हुई। तो कैपिटल एप्रिसिएशन मुझे शायद इतनी नहीं मिली हो, लेकिन रेंटल रिटर्न जो कैश फ्लो मुझे मिल रहा है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रॉपर्टी सॉलिड प्रॉपर्टी है, मैं कभी बेचना चाहूंगा तो वो बिक भी जाएगी और मुझे कम से कम एक कैश फ्लो दे रही है, और 3 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी क्योंकि मैंने वो लोन पे ली हुई है और लोन मेरा 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह मैं करते 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 मैंने इस तरह की अपने सिस्टम्स बनाए कि कुछ मैंने अब रिसेंटली डिविडेंड इनकम वाले स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कंपेयर टू प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके अंदर जो मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, यानी कि वो 18-19% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। ऑल्दो कि मैं ये कहूँगा कि ये स्टॉक्स ऐसे नहीं होते कि आपको हमेशा रिटर्न्स देते रहें, उनकी प्राइस भी कम हो सकती है, उनकी प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, तो इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन एटलीस्ट मुझे एक और स्ट्रीम ऑफ इनकम नजर आई है कि मैं अगर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इससे भी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि रेंटल रिटर्न सिर्फ 3 to 4% मिलता है पाकिस्तान के अंदर। आपको डिविडेंड यील्डिंग जो स्टॉक्स होंगे वो 18-20% 15% के ऊपर भी आपको रिटर्न दे रहे होते हैं। और मजे की एक और बात जो मैं उस वक्त वो भी करना भूल गया था, मेरी जो इनकम आती है पाकिस्तान के अंदर, जिसको मैं फंड करता हूँ, जिससे मैं फंड करता हूँ पाकिस्तान के एक्सपेंसेस, वो इन्फ्लेशन प्रूफ है, क्योंकि वो रेंटल इनकम है ज़्यादातर। जो रेंटल इनकम होती है स्टॉक्स के थ्रू है, वो तो स्टॉक्स के थ्रू इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो रेंटल इनकम है वो इन्फ्लेशन प्रूफ इसलिए है क्योंकि मुझे हर साल 10% का इंक्रीमेंट मिलता है रेंट के ऊपर, जो ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट मेरी इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। तो अगर ऐसा है कि 30,000 का रेंट है तो वो अगले साल 33,000 का नहीं तो 32,000 का तो हो ही जाएगा, तो किसी ना किसी तरह इन्फ्लेशन बीट हो रही है। तो ये एक अलग पॉइंट है जो मैं आपको बताऊं कि मुझे कभी भी अगर मेरे एक्सपेंसेस वही रहते हैं, बढ़ते नहीं किसी वजह से, तो अगर वही एक्सपेंसेस हैं, वही सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं एक्सपेंसेस के, तो मुझे कभी भी उसको ओवर एंड अबव टॉप अप नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर जो भी उसके जो मुझे रिटर्न्स आते हैं वो कभी भी मैं उनमें री इन्वेस्टमेंट नहीं करता। शुरू में मैं री इन्वेस्ट कर रहा था नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं उन पैसों को स्टॉक्स के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मौजूद रहेगा। लेट से मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर, अब जब 10 लाख रुपए का मुझे रिटर्न मिलता है ना, मैं उसको जब भी मिलता है, यानी कि मुझे 6 महीने में मिलता है या साल में मिलता है, या मैंने एक साइकिल बनाई हुई है कि मुझे हर महीने मिलता है किसी तरह से, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स पे उसको इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे लेट से हर महीने मिलता है, तो वो जो हर महीने रिटर्न मिल रहा है उस रिटर्न को मैं री इन्वेस्ट नहीं करता नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, उस रिटर्न को मैं यूज नहीं करता कहीं और अपने खर्चों में, उस रिटर्न को मैं डाल देता हूँ डायरेक्ट इसके अंदर, स्टॉक्स के अंदर। जब मैं स्टॉक्स के अंदर डालता हूं तो मुझे पता होता है कि यार ये वो पैसे हैं जो मुझे अगर ज़ाया भी हो जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं है। जब मैं इस मेंटालिटी से जाता हूं ना, तो मुझे उसके अंदर फ़ायदा मिलता है, उसके अंदर मुझे पैनिक नहीं होता जब वो स्टॉक नीचे गिरता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब तक आपके अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी, जब तक आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि किस इन्वेस्टमेंट के अंदर विदाउट फियर आपको जाना है, जब आप विदाउट फियर जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे उसके अंदर। तो इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करें खास तौर पे स्टॉक मार्केट के अंदर, खास तौर पे इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर, वो उन पैसों की इन्वेस्टमेंट करें जो आप सोच सकते हैं कि ये ज़ाया हो जाएंगे तो आपको कोई फिक्र नहीं होगी, या 10 साल तक कोई मलाल नहीं होगा उनका। तो मेक श्योर करें इस चीज़ का। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने क्या सोचा हुआ है लॉन्ग टर्म के बारे में और शॉर्ट टर्म के बारे में, बीइंग एन एक्सपर्ट या बीइंग इन पाकिस्तान, इन बोथ केसेस आपने क्या सोचा हुआ है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, या अपना जो आपका थॉट प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का वो मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट्स के अंदर। हम लोग डिस्कस करते हैं इसको इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि एक कम्युनिटी बन गई हमारी। बहुत मज़ा आता है मुझको जब लोग मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मुझे आइडियाज़ मिलते हैं, कि मुझे अपने लिए भी आइडियाज़ मिलते हैं, मुझे वीडियो के टॉपिक्स भी मिलते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस तरह से अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, और किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल को अचीव करने के लिए स्ट्राइव करें। अच्छा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो आगे नहीं पहुंचेगी, और आगे नहीं पहुंचेगी तो जब चैनल ग्रो नहीं होगा तो मैं इस तरह का कंटेंट बना नहीं पाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर भी करें वीडियो को। नाउ मैं आपको बताऊं कि मैं जो बात कर रहा था ना, कि जो मैंने चीज़ें की, जो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ
लिविंग इन द यूएई उसके अंदर मैंने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स की, जिस तरह से मैंने एक सिस्टम बनाया, जिस तरह से मैंने उसके अंदर कोशिश की कि अब मैं कहाँ किस किस पॉइंट पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, इन सारी चीज़ों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मिस कर गया, वो ये कि आपको अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को चेक में रखना है। अब आप इससे आइडिया लगाएं कि पिछले 7 साल से मेरे पास एक ही गाड़ी है, मैंने नई गाड़ी ली थी, वो गाड़ी अभी तक एक ही है बाय द वे, उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं। 7 साल से एक ही गाड़ी है। उससे पहले मुझे यूएई से निकलना पड़ गया था, इस वजह से मैंने अपनी गाड़ी, वो भी नई गाड़ी थी, वो 5 साल चलाई थी, वो मुझे बेचनी पड़ गई थी, लेकिन शायद मैं उसको बहुत लंबे अरसे चलाता। इस गाड़ी को मैं 7 ईयर से चला रहा हूँ। इस गाड़ी के बारे में मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, उसको आप देखें, और उसको मैंने ख़रीदा कैसे था इस गाड़ी को वो भी देखें, क्योंकि वो भी एक नया थॉट प्रोसेस होगा शायद आपके लिए कि किस तरह से आप गाड़ी खरीद सकते हैं ऑन क्रेडिट कार्ड्स विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट टू द बैंक्स, विदाउट गेटिंग इनटू द लोन सिनेरियो, और उसके अंदर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में भी नहीं जाना पड़ेगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये सोचें कि मेरे जो रेंट और यहाँ यूएई में रहते हुए 2 मेजर एक्सपेंसेस होते हैं आपके। एक ये कि जो आपका रेंट है, और दूसरा आपकी बच्चों की स्कूल की फीस है। ये 2 कंपोनेंट अगर मैं देखूं पिछले 7 साल के अंदर, मैं ऐसे ही बैठा हुआ अपना ज़रा एक रिव्यू कर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि ये दोनों कंपोनेंट्स मेरे डिक्लाइनिंग की तरफ हैं। और उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जिस वक्त में हम लोग आए थे नए नए यहाँ पर, नए तो नहीं मतलब 5 साल बाद जब मैं आया था, वो एक अलग स्टोरी है कि मैं यहाँ पर कैसे आया था। 2009 में जब मैं आया, उसके बाद मुझे 2014 में मुझे यहाँ से जाना पड़ा, फिर 15 में दोबारा आया मैं यहाँ पर यूएई। तो जब मैं 15 की कहानी बता रहा हूँ आपको, 15 में जब मैं दोबारा यहाँ पर आया तो मुझे इमीडिएटली अपने बच्चों को एनरोल करना था स्कूल के अंदर, कोई और स्कूल नहीं मिला, मुझे एक एक्सपेंसिव स्कूल के अंदर एनरोल करना पड़ा था। उसके बाद मैंने 2 साल बाद जब मुझे थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया, हम लोग सब कुछ हो गया, तो फिर मैंने एक थोड़ा सा कम फीस वाले स्कूल के अंदर एडमिशन करवाया, और वो भी आई एम स्टिल हैप्पी विद दैट स्कूल। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से जो 2 कंपोनेंट थे ना, जो फीस प्लस रेंट के थे, वो यूएई में रहते हुए 7 साल के अंदर इन्फ्लेशन की बजाय वो डिफ्लेशन की तरफ गए मेरे। और उसका रीज़न ये है कि मेरी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी। मैं एक ही घर में रहता रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा घर है, हम जिस घर में रह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का अपार्टमेंट है। मैं जिस जगह पे काम करता हूँ वहाँ पर भी जो उसकी लोकेशन है, उसने बीइंग एन आइडियल लोकेशन इन द यूएई, उसकी वजह से मुझे एक्सपेंसिव कम्यूट भी नहीं करनी पड़ती, और एक्सपेंसिव जगह पर रहना भी नहीं पड़ता। और फिर भी मैं एक्सपेंसिव जगह ना रहने के बावजूद मैं बहुत अच्छा अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन जिस वक्त 2015 में हम लोग आए थे वो एक्सपेंसिव था। उसका रेंट इस वक्त ये समझें कि पिछले 7 सालों में ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर हर साल ऑलमोस्ट 10% के करीब, या 7-8% के करीब रिड्यूस हुआ है। जिस वक्त हम आए थे उस वक्त से लेकर अब तक अगर आप देखें तो 40% रिडक्शन आई है इसके अंदर टोटल। तो और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे आई हैं उसके बाद से, और कोई एज सच आप ये सोचें ना, अगर मैंने उस ज़माने में ये सोच कर के यार मैं अपार्टमेंट ले लेता हूँ, ख़रीद लेता हूँ, तो अब तक शायद मुझे नुकसान ही होता, उसके अंदर फ़ायदा नहीं होता। तो इस बारे में हम किसी और बात करेंगे कि यूएई के अंदर प्रॉपर्टी बाय करना कैसा है, और ऑफ कोर्स वन साइज़ डजंट फिट ऑल। तो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, मैं अभी बात नहीं करता इस बारे में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2015 से लेके अब तक मेरा रेंट रिड्यूस हुआ है, जो कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर हमेशा इन्फ्लेशन होती है, और वो पाकिस्तान में 10% के रूल से रेंट बढ़ता है। और अगर इन सारी चीज़ों को चेक में रखें ना आप, तो किसी भी सूरत में और मैं बताऊं यहाँ पर सैलरीज नहीं बढ़ती। जो आप पहली सैलरी पे आ गए ना, एटलीस्ट आप उस पर आप भूल जाएंगे, अगर आप जब तक जॉब चेंज नहीं करते या कोई मेजर आपका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आती जॉब सिनेरियो के अंदर, तो सैलरीज नहीं बढ़ती हैं। तो उसी सैलरी के अंदर विदाउट ऑल्दो कि यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत हुई है, ग्रोसरी के अंदर मुझे फील आता है कि जो ना पिछले 1 साल के अंदर खासतौर पर बहुत पैसे बढ़ गए, हर चीज़ के पैसे बढ़ गए। लेकिन पिछले अगेन जो मेजर खर्चा है घर के रेंट का, और जो बच्चों की फीस है, उसके अंदर ईयर ऑन ईयर मुझे कमी हुई है, कोई इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट उस तरह से नहीं आया है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे आपको एम्पावर करने के लिए कि आप किस तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए एक अपना जो ट्रैक है उस पर जा सकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं, जैसे मैंने कहा कि आप मुझे बताएंगे कि किस तरह से आप लोग इन्विजन किया हुआ है अपने आप को पर्सनल फाइनेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बाय बाय।